नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है और इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता रमनानी, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट आई सर्जन एंड ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विनीता, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंखों की कम होती रोशनी के बारे में। आपको हम ये बताएंगे कि इसका उपचार कैसे हो सकता है और इसके पीछे कारण क्या है। साथ ही अगर आपकी भी आंखों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब डॉक्टर विनीता रमनानी से जान सकते हैं। लेकिन जैसा कि आज का हमारा विषय है कि आंखों की कम होती रोशनी के पीछे क्या कारण है, उसका उपचार क्या है, तो डॉक्टर विनीता से सबसे पहले हम जानते हैं कि आंखों की जो ये नजर होती है, हमारी जो रोशनी होती है जिससे हम देख पाते हैं, ये किस तरह बनती है। बिल्कुल, ये हमें समझना ज़रूरी है कि नज़र जो है आँखों की एक कैमरा की तरह है। तो उसमें जो नज़र बनती है उसमें सबसे बाहर जो है वो काली पुतली है, उसके बाद अंदर एक लेंस है और फिर वो लेंस रेटिना को रोशनी पहुंचाता है और रेटिना ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में सेंसेशंस भेजते हैं और राइट आई से और लेफ़्ट आई से दोनों से अलग अलग इमेज जाती है और ब्रेन इन दोनों इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर बिठा के हमको एक सिंगल इमेज दिखाता है। अगर मैं सिमिली देना चाहूँ तो आप समझिए कि हमारे घर में एक ट्यूबलाइट है, तो जैसे एक ट्यूबलाइट का बटन है, वायर है और फिर चोक है। तो जो ट्यूबलाइट का बटन है वो हमारी आँखें हैं, जिसमें कॉर्निया, लेंस और रेटिना है। ट्यूबलाइट के जो वायर है वो हमारी ऑप्टिक नर्व है और जो ट्यूबलाइट का जो चोक है वो हमारा ब्रेन यानी कि मेन सीपीयू है। अगर ये तीनों कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे और तीनों स्वस्थ रहेंगे तभी एक मनुष्य की नॉर्मल 6/6 यानी 100% विजन होगी। लेकिन अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि हमारी जो आंखें होती हैं वो लगातार कम होती चली जाती हैं, तो इसके पीछे हम सबसे बड़ी वजह क्या माने। और आजकल के अगर परिवेश में हम देखें तो हम कंप्यूटर भी यूज़ कर रहे हैं, हम मोबाइल सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो क्या एक जो ब्लू लाइट जो है, क्या वो सच में इतना बड़ा वो इसका पीछे कारण है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आँखों की कम होती हुई रोशनी के पीछे जो कारण है, जो मुख्य कारण है वो है हेरिडिटरी यानी हमारी आँखों की बनावट। दूसरा है शारीरिक बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कई सारी ऐसी बीमारियां जो आँखों को ख़राब करती है, स्पेशली न्यूरोलॉजी वाली बीमारियां, आर्थराइटिस या थायराइड। देन उसके बाद जैसा आपने कहा कि हमारी जीवन शैली या दिनचर्या, उसमें हमारा खान पान, हमारे डिजिटल गैजेट्स का यूज़ और एक्सपोजर टू सनलाइट है और इसमें ट्रॉमा का भी योगदान है। तो आजकल मैं डिजिटल ट्रॉमा कहती हूँ कि हम लोग अपनी आँखों को सही में इन डिजिटल गैजेट्स के थ्रू एक तरीके का नुकसान या ट्रॉमा या चोट पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि मोबाइल की जो इनविजिबल ब्लू लाइट्स हैं वो सच्ची में डेंजरस होती है। कहीं ना कहीं वो हमारे फटीग या आई स्ट्रेन के कारण के साथ में हमारी रेटिना को भी डैमेज करती है, तो जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए या मिनिमाइज करना चाहिए। लेकिन अगर प्रमुख कारण की बात करें डॉक्टर साहब, तो सबसे प्रमुख कारण आप क्या मानती हैं? सबसे प्रमुख देखिए, ये जो विज़न कम होने की समस्या है उसके जो कारण हैं, ये अगर हम उम्र में डिवाइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अक्सर लोगों ने ये महसूस किया होगा कि बढ़ती उम्र के साथ में हमको ज़्यादा परेशानियां होती है। तो अगर मैं एक यूथ की या एक बच्चे की बात करूं कि उनमें जो प्रमुख कारण है विज़न कम होने के, वो है चश्मे का नंबर यानी कि रिफ्रैक्टिव एरर, चाहे वो मायोपिया हो जिसमें दूर के लिए माइनस चश्मे का नंबर लगता हो, या हाइपरमेट्रोपिया हो जिसमें प्लस नंबर का चश्मा लगता हो, या एस्टिग्मेटिज्म हो। तो ये तो बात हुई रिफ्रैक्टिव एरर, जो कि एक चश्मे से करेक्टेबल होने वाली प्रॉब्लम है। दूसरी ऐसी कई तरीके की बीमारियां हैं जो बच्चों में या यंग एज में हो सकती है। वो है कि कॉर्निया के ऊपर, पुतली के ऊपर सफ़ेदी आ गई, जिसको हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से ठीक कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर रेटिना में सूजन आ गई या चोट लग गई तो उसका फिर हमें इलाज करवाना पड़ेगा। तो यंगर एज में हेरिडिटरी और चोट के अलावा जो तीसरा मुख्य कारण है आजकल की जनरेशन्स का रोशनी कम होने का, वो है एक्सेसिव डिजिटल यूज़, स्पेशली नाइट टाइम में बहुत नज़दीक से मोबाइल का इस्तेमाल करना।
अगर मैं बड़ों की बात करूं तो बड़ों में जो मुख्य कारण है वो चश्मे के अलावा या डिजिटल स्ट्रेन के अलावा कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बढ़ती उम्र से होती है, जैसे कैटरेक्ट यानी मोतिया बिंदु, जो 50 इयर्स के बाद हम सबको होता है क्योंकि ये लेंस जो है उसमें धुंधला हो जाता है। फिर कई तरीके की रेटिना की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, वेन ऑक्लूजन्स हैं, या फिर कई तरीके की ऐसी समस्याएं हैं जैसे ग्लोकोमा है। ये बढ़ती उम्र के साथ में आ सकती है, जिसे आप सालाना आंखों की जांच करवा के पता कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एवरी ईयर आफ्टर 40 आपको अपने आंखों की जांच करवाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम ये महसूस करते हैं कि हमारी आंखों की जो रोशनी है कम होती जा रही है, ऐसे में डॉक्टर साहब क्या हम इसको बढ़ाने के लिए अगर सही इलाज की तरफ जाना चाहें तो सबसे पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए? ये बहुत सही प्रश्न है कि हमारी जो ज्योति है या जो रोशनी है अगर वो मेंटेन रहे या बरकरार रहे, उसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए। सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर है स्वस्थ जीवन शैली, जिसमें हमारी डाइट, एक्सरसाइज और शारीरिक बीमारियों का कंट्रोल आता है। उसके अलावा डिजिटल गैजेट्स को मिनिमाइज करना है, और जो सबसे मुख्य जिसको मैं बोलूँगी वो है अपनी सालाना जांच, क्योंकि जांच के दौरान अगर आपको पता चलता है कि किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उसको समय रहते करेक्ट कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि मुझे चश्मे का नंबर है, अगर मैं चश्मा नहीं लगाऊंगी तो मेरी रोशनी और कम हो जाएगी। चश्मा लगा के एटलीस्ट मुझे कंफर्ट और क्लैरिटी मिलेगी और मेरे चश्मे का नंबर तेजी से नहीं बढ़ेगा। स्पेशली जब कोई बच्चे को चश्मे का नंबर है तो उनकी ग्रोथ पीरियड में माँ बाप कई बार चश्मा लगाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये मिथ है कि बच्चे को चश्मे की आदत पड़ जाएगी। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा रेगुलर यूज़ ऑफ ग्लासेस इम्पॉर्टेंट हैं, स्मोकिंग अवॉइड करनी है या किसी भी तरीके का एडिक्शन, और स्पेशली डस्ट पोल्यूशन से बचने के लिए हमें गॉगल्स इस्तेमाल करने हैं, या हेलमेट अगर टू व्हीलर पे हैं तो वो सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जो यूवी लाइट है स्पेशली हमें लगता है कि सिर्फ सनलाइट हमको गर्मियों में परेशान करती है, ऐसा नहीं है। हमें विंटर्स में भी अपनी आईज़ को सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा अगर डॉक्टर साहब हम एक्सरसाइज की बात करें या सही डाइट की बात करें तो डाइट के अंदर हम कैसे चुनाव करें कि ये सब्जी या ये फल हमारी आंखों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है? और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो हम देखते हैं कि लोग पेन वाली एक्सरसाइज करते हैं, कि वो कितनी कारगर साबित होती है? देखिए, जहाँ तक हम पहले डाइट की बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि जो कलर्ड फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, जैसे पपाया है, कैरेट है, ये आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वैसे भी कोई भी विटामिन युक्त सब्जियां और फल हमारी ओवरऑल सेहत के लिए अच्छी रहती है। कैरेट को विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, इसलिए ये कहा जाता है कि बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं हो तो हमें विटामिन ए युक्त, अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो फिश, या फिर नहीं तो फिर पपाया, ग्रीन वेजिटेबल्स के अलावा मैंगो और ऐसे फ्रूट्स खा सकते हैं जो कलर्ड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं। लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे चश्मे उतारने का। कई लोगों ने इस विटामिन ए को अपने चश्मे से लिंक कर रखा है। विटामिन ए डेफिशिएंसी में ड्राइनेस होती है और वो रतौंधी या बिटॉट स्पॉट्स एक प्रॉब्लम होती है। ये चश्मे के नंबर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कुछ पेशेंट्स बोलते हैं हम चश्मा नहीं लगाएं, हम रोज़ गाजर खा लें, उससे उनका चश्मे का नंबर नहीं उतरेगा। लेकिन एक स्वस्थ जीवन शैली है, अगर आपकी बैलेंस्ड डाइट है तो आपको दूसरी बीमारियां नहीं होंगी और आपका चश्मे का नंबर तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। अब हम एक्सरसाइज की बातें करें तो हमारी आईज सुबह से लेकर रात तक लगातार देखने का काम कर रही है और वो खुद अपनी एक्सरसाइजेस कर रही हैं। कभी हम लेफ्ट देखते हैं, कभी हम राइट देखते हैं, या ऊपर या नीचे देखते हैं, तो हमारी आंखें ऑलरेडी घूम रही है और देख रही है। अगर एक्सरसाइजेस इम्पॉर्टेंट हैं तो वो उन्हीं लोगों में जिनमें कि उस चीज़ की कोई डेफिशिएंसी है, जैसे कॉन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है, जिनकी आंखें अंदर घूमती नहीं है, तो उनको फिर हम पेन की नोक से एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं कि दूर से आप पास तक पेन लाइए, पेन को 10 सेकेंड्स तक देखिए ताकि आपकी कॉन्वर्जेंस यानी नियर पावर बढ़े। तो अगर कोई स्पेसिफिक स्क्विंट है, अगर कोई स्पेसिफिक मसल आपकी आई में काम नहीं कर रही है तो एक्सरसाइज बहुत कारगर है, वरना अपना नियमित व्यायाम या योगा मेडिटेशन आप जो कर रहे हैं वो आंखों के लिए सफिशिएंट है।
डॉक्टर साहब, एक सवाल बहुत ये मतलब लोगों के दिलों में आता है, जहन में आता है कि अगर हम घरेलू इलाज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद से ही घर में काजल बना लेते हैं, फिर उसमें जो बाजार में आंखों डालने वाले कैप्सूल्स आते हैं वो डाल लेते हैं, वो मिला लेते हैं, या कुछ लोग शहद डाल लेते हैं आंख में। तो क्या इस तरह के इलाज ठीक होते हैं? और अगर घरेलू इलाज की हम बात ही कर रहे हैं तो आप क्या रेकमेंड करेंगी घरेलू इलाज के नाम पर? बहुत सही, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जो नींबू तक आंख में डाल के ले आते हैं। आप इमेजिन करिए नींबू कितना इरिटेंट है, और अगर वो आंख में चला जाए तो बर्निंग तो होगी ही, आपकी कॉर्निया भी डैमेज हो जाएगी। जैसा कि आपने बात की शहद, इस तरीके से घी, दूध, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में खाने के लिए लाई जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली लोग उसे आंखों में यूज़ करते हैं। वो बिल्कुल ही गलत है। हमें ऐसी कोई भी चीज़ जो खाने की वस्तु है आंख में बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि आंखें बड़ी सेंसिटिव होती हैं और इस तरीके के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से हम अपनी कॉर्निया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहाँ तक लुब्रिकेशन का सवाल है, जो पहले बोला जाता था कि गाय के दूध में या घी में लुब्रिकेशन है तो हम वो इस्तेमाल करें, तो अगर किसी को लुब्रिकेशंस की ज़रूरत है तो वो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, रिफ्रेश टीयर्स, टीयर ड्रॉप, या बहुत इस तरीके के ड्रॉप्स आते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट आई टोन भी बुरा नहीं है, वो भी लंबे समय तक कोई भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी एलर्जी को फ्लश करने के लिए और आंखों को लुब्रिकेट करने के लिए। लेकिन कोई भी अपने मन से छोटे कैप्सूल लेके या ओवर द काउंटर जाके ड्रॉप्स डालना, ये गलत है। स्पेशली मैंने देखा है कि कुछ आंख में गाड़ी में जाते समय कुछ चला गया, आंख थोड़ी सी लाल हो रही है और खुजली हो रही है, और वो केमिस्ट के पास चले गए और उन्होंने कोई ड्रॉप्स उनको दे दी। बट अनफॉर्चुनेटली कई ड्रॉप्स में स्टेरॉइड्स होते हैं, और वो स्टेरॉइड खतरनाक होते हैं। न केवल आपकी कॉर्निया में इन्फेक्शन करके आपको ब्लाइंड बना सकते हैं, बल्कि आपको स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा, कैटरेक्ट, कई तरीके के नुकसान दे सकते हैं। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के इस प्रीशियस आंख में कुछ भी न डालें। तो अपने दर्शकों को हम कहना चाहते हैं कि अगर आपका भी कोई सवाल है आंखों से जुड़ा हुआ, या आपकी भी आंखों की रोशनी कमज़ोर होती जा रही है, तो आप बिल्कुल इस मंच के ज़रिए अपने तमाम सवालों का जो जवाब है जान सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए। खैर, आज हम जान रहे हैं डॉक्टर विनीता रमनानी से कि आंखों को सेहतमंद कैसे रखा जा सकता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि जगह जगह दीवारों पर या पैम्पलेट या अखबारों पर एडवर्टीजमेंट आते हैं जो शर्तिया इलाज का दावा करते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे दावों को आप कितना सही मानती हैं कि हमारे पास आइए, हम बिल्कुल सही कर देंगे आपकी आंखें? ये दावे कहाँ तक सही होते हैं? ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अनफॉर्चुनेटली किसी बीमारी की वजह से अपनी रोशनी खो चुके हैं, चाहे वो चोट की वजह से है, या किसी ग्लोकोमा की बीमारी की वजह से, या पर्दे की खराबी की वजह से, या ऑप्टिक एट्रोफी ब्रेन की वजह से। कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट लोग हैं जो जन्म से अपनी रोशनी नहीं पाते हैं। ये सब लोग इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट के भटकावे में आ जाते हैं। जैसा कि इन सब जगह लिखा रहता है कि शर्तिया नज़र का इलाज किया जाएगा, वो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी कारगर है, क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व है वो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट देखने वाली नस है, और अनफॉर्चुनेटली किसी बीमारी, चोट या हेरिडिटरी की वजह से अगर वो आँख इंजर हो चुकी है, जिसमें कि आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आई सर्जन पूरी कोशिश कर चुका है और उसमें रोशनी नहीं आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की पैथी, एडवर्टाइजमेंट या किसी तरीके का भी इलाज ऐसे लोगों के लिए कारगर होता है। हम लोग सब इमोशनल हो जाते हैं कि कहीं जाके हमको इलाज मिल जाए, तो बेसिकली हमें ये समझना है कि हमने रोशनी खोई किस वजह से है। कोई भी मरीज़ अगर रोशनी कम हो रही है या ख़त्म हो रही है, तो उसके पीछे का एक लॉजिक जानने की कोशिश करें कि रोशनी कम होने का कारण क्या है। अगर वो कॉर्निया में है तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो सकता है, जिसको आम तौर पर लोग आई रिप्लेसमेंट समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम पूरी आंखों को नहीं बदल सकते हैं, हम सिर्फ आंख का कॉर्निया बदल सकते हैं या आंख का लेंस बदल सकते हैं। स्पेशली ऑप्टिक नर्व वाले जो पेशेंट्स हैं वो ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इन भटकावों में आ जाते हैं। बचपन में मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि कोई एक बाबा जी आए थे और उन्होंने कहा था कि सब लोग अपने चश्मे यहाँ तोड़ दीजिए और कल से आप सबको चश्मा
की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दिखने लग जाएगा। और वो आज तक मैं चश्मा लगा रही हूँ क्योंकि वो दिन कभी नहीं आया, उल्टे नुकसान हो गया कि कई सारे लोगों ने अपने चश्मे वहाँ जाके तोड़ दिए। तो अगला सवाल भी यही है डॉक्टर साहब कि अगर चश्मा हटाने की जब बात की जाती है कि एक बार चश्मा लग गया, समझिए कि वो बहुत कम उसका लगा है पॉइंट का, 1 पॉइंट का, या मतलब और भी हम कम में लगा लें इसे, क्या कोई चांसेस होते हैं कि चश्मा हट जाए? देखिए, हमें इसके पीछे की साइंस समझनी पड़ेगी कि चश्मा जैसे मैं लगा के बैठी हूँ कि नंबर आता क्यों है। ये हमारी आंखों की लंबाई के ऊपर या आंखों के स्ट्रक्चर यानी गोलाई के ऊपर निर्भर करता है। अब आप कितने भी तरीके के जतन कर लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, आपकी आई का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला नहीं है। अब अगर स्फेरिकल नंबर आंख की लंबाई सपोज 1 मिलीमीटर बढ़ गई तो -3 का चश्मा आएगा। अगर आप चश्मा नहीं लगाएंगे तो आपको धुंधला दिखेगा। और अगर आप ग्रोइंग फेज में हैं, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ रही है, कपड़े और जूते का नंबर 20-22 साल तक बढ़ रहा है, चश्मे का नंबर बढ़ सकता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको आंखों के ऊपर जोर पड़ेगा, आपकी आंखों में दर्द होगा, शाम को आते आते सिर में दर्द होगा और आपको दूर की चीज़ें धुंधली दिखेगी। पास का हो सकता है कि आपको सब कुछ बराबर दिख रहा हो। तो जो चश्मा है वो हमारी आंखों की बनावट की वजह से है और उसको लगाने से कंफर्ट और क्लैरिटी मिलती है। जैसे कि ठंड में हमें स्वेटर पहनने से एक कंफर्टेबल कोजी फीलिंग होती है, जैसे ही हम स्वेटर उतार देते हैं हमको वापस ठंड लगने लगती है। ऐसे ही अगर हम अपना चश्मा उतार देंगे तो हमें धुंधला दिखेगा। अब रही बात जो लोग चश्मा लगाना पसंद नहीं करते वो क्या करें। उनको किसी खान पान से चश्मे का नंबर तो नहीं हटेगा, लेकिन हाँ वो कॉस्मेटिक रीज़न के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा सकते हैं, या फिर जब उनका चश्मे का नंबर स्टेबलाइज हो जाए 18-20 साल के बाद तो चश्मा उतरवाने वाली सर्जरीज करवा सकते हैं। क्योंकि चश्मा उतरवाने वाली सर्जरीज या लेज़र्स जिनको बोलते हैं वो आपके स्ट्रक्चर पे काम करते हैं और वो स्ट्रक्चर को आपको रेक्टिफाई करते हैं और आपके जो चश्मे के नंबर्स हैं वो लेज़र करके या अंदर कॉन्टैक्ट लेंस लगा के बैलेंस करते हैं। तो आप हमें कॉल करते रहिए नंबर्स पर जो कि आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल हमारे साथ महेश जी जुड़े हैं भोपाल से, उनसे हम सवाल पूछते हैं। जी महेश जी, आप डॉक्टर साहब से सवाल पूछ लीजिए। मैडम जी, मेरे ये आँख में 8-10 दिन से धुंधला धुंधला दिख रहा। आपकी उम्र क्या है सर? मेरी है 63। 63 इयर्स पे सबसे कॉमन कॉज है कम दिखने का मोतियाबिंदु, जो एक बढ़ती उम्र की बीमारी है जिसमें कि आपको जो ऊपर वाले ने ट्रांसपेरेंट लेंस दिया है वो धीरे धीरे करके धुंधला हो जा रहा है। तो आप प्लीज़ अपनी आई टेस्ट कराइए। हो सकता है आपका चश्मे का नंबर चेंज हुआ हो, आपको मोतियाबिंदु की परेशानी शुरू हो गई हो, या फिर अनफॉर्चुनेटली कोई रेटिना में एज रिलेटेड या डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपके केस में, क्योंकि आप 63 इयर्स के हैं, आपको एक आई चेकअप जरूर करवाना चाहिए। और चलिए अब डॉक्टर साहब से ये जान लेते हैं कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे इस बात में? आंखें जो है वो मनुष्य शरीर का एक बहुत अमूल्य वरदान है और उसको हमें बचपन से लेके अंत समय तक उनको स्वस्थ रखना है। तो उनकी स्वस्थता के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेगुलर आई टेस्ट। अगर आपने एक छोटे बच्चे का, चाहे वो 6 साल का हो चाहे वो 10 साल का हो, आपने आई टेस्ट कराया और उनको कोई आंखों में प्रॉब्लम निकलती है, से फॉर एग्जांपल स्क्विंट है, तो आप उसकी सर्जरी या इलाज ज़रूर कराएं। एक ये भ्रांति है बच्चों के लिए कि बच्चे चश्मा लगाएंगे या बच्चों की आंखों का इलाज अभी करवाएंगे, वो ज़रूरी नहीं है। बड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो ये भ्रांति मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि बच्चों में आंखों का महत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बड़ा आदमी 2-4 दिन 2-4 साल कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेगा, शायद ग्लोकोमा को छोड़ के उतनी ब्लाइंडनेस नहीं होगी जितनी बच्चों में, क्योंकि बच्चों की आई ग्रोथ पीरियड में है। इसलिए हमें बड़ों की चाहे बच्चों की सालाना आंखों की जांच करवाना चाहिए। और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आंखें बसती है, इसलिए नियमित व्यायाम, प्रॉपर डाइट लेना और नींद पर्याप्त लेना ज़रूरी है। कुछ लोगों की आंखें जलन इसलिए करती है कि वो रात रात भर मोबाइल देखते हैं, बच्चे भी लगातार कंप्यूटर स्क्रीन को स्टेयर करते रहते हैं। तो लगातार डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल न करें, बीच बीच में ब्रेक लें और
नाइट में बिल्कुल ये डिजिटल गैजेट्स बंद कर दें, क्योंकि इनका सोशो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है डिजिटल गैजेट्स का। आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो कहीं ना कहीं आपकी बीमारियां और बढ़ेंगी। और आपके डॉक्टर ने अगर आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन या ट्रीटमेंट दिया है तो उसको ज़रूर फॉलो करें। मैंने देखा है ग्लोकोमा एक कांच बिंदु एक ब्लाइंडनेस की बीमारी है, जिसमें मैं कई बार पेशेंट को 5 साल पहले देखती हूँ और बोलती हूँ कि प्लीज़ आप ये ड्रॉप बंद मत करिएगा, तो वो बोलते हैं अभी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर डाउन द लाइन उनकी विज़न चली जाती है। तो कुछ ऐसी इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हैं जिनको हम वापस नहीं ठीक कर पाते हैं, उनका ज़रूर नियमित जाँच करवा के ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर साहब, एक सवाल ख़ास तौर से महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए, जिस तरह से हम लोग आई मेकअप लेते हैं और हम काजल भी लगाना और तरह तरह के जो आई मेकअप इन दोनों चल रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट हमारे विजन पे जा सकता है अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या ऐसे ही हमने कुछ लगा लिया? तो इसको लेकर भी ज़रूर बताइए। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा कि हम फीमेल्स में वैसे भी कुछ आई की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड की प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा देखी जाती है, और उसके थायराइड के साइड इफ़ेक्ट्स आंखों में ड्राइनेस के रूप में रहते हैं। हम लोग कई बार कॉस्मेटिक्स तो जो यूज़ करते हैं उसकी वजह से जो एलर्जी और ड्राइनेस हो सकती है, और कॉन्टैक्ट लेंस भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जॉइंटली एज, कॉन्टैक्ट लेंसेज और कॉस्मेटिक, ये तीनों मिलके आपकी आंखों को रूखा बना सकते हैं और आंखों में ड्राइनेस की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ सकती है। इसलिए मिनिमम कॉस्मेटिक्स का यूज़ करें। जैसे ही आप घर आएँ आप उस कॉस्मेटिक को क्लियर कर दें। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि रात को लगा के कॉस्मेटिक्स सो जाते हैं, या स्पेशली कॉन्टैक्ट लेंसेज सोते समय नहीं निकालते हैं, तो कृपया ये गलती न करें। अपने डिजिटल गैजेट्स को, जैसे मैंने बोला, मिनिमाइज़ करें, वैसे ही आप अपने कॉस्मेटिक्स को भी मिनिमाइज़ करें और समय रहते उनको निकाल दें। और अगर थोड़ी सी भी कुछ कॉन्टैक्ट लेंस या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको एलर्जी या प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज डॉक्टर विनीता रमनानी से आंखों की कम होती रोशनी के कारणों और उसके इलाज के बारे में हमने कई जानकारियों को साझा किया। निश्चित रूप से आपको भी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आंखों की समस्या को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक और नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।